हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मज़े में। तो संडे का आई थिंक भरपूर प्रयोग किया होगा और जितना पिछला टॉपिक है सारा आपने पढ़ा होगा अच्छे से और कवर किया होगा अच्छे से। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। बोहर मॉडल के कुछ टॉपिक रहते हैं। टॉपिक तो क्या रहते हैं, एक तो बोहर मॉडल से रिलेटेड ही कुछ फॉर्मूले रहते हैं जो हम न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं, और दूसरा एक बोहर मॉडल की लिमिटेशंस हमें पढ़नी है ताकि हम जब नया टॉपिक पढ़े तो पता हो कि क्या कमियां बोहर मॉडल में थी जिसकी वजह से हमें नया मॉडल पढ़ने की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो उससे पहले ये एक सीरीज है भाई। ये एक स्टूडेंट्स ने मुझे डाउट 2 दिन से भेज रहा है कि सर वो सीरीज मुझे समझ नहीं आया, मुझे दोबारा बता दीजिए, दोबारा बता दीजिए। तो मैंने ये सीरीज दोबारा से लिखी, आई थिंक अब आपको वो समझ में आ जाएगी। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट या जो भी आपको नोट करना है जिस तरीके से भी वो नोट कर लीजिए। ये आगे ठीक है भाई, यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि कुछ सीरीज की वैल्यू जो है इंटरमीडिएट करती है दो वैल्यूज के बीच में, कुछ की वैल्यू ऐसी है जो बिल्कुल एक के बीच में लाई कर रही है। तो इसीलिए आपको शायद थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है उस टाइम पे, बट ये क्लियर मैंने साफ दोबारा से लिख दिया है। तो आई थिंक अब आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो अब मैं आपका टॉपिक जो है वो आगे स्टार्ट कर रहा हूं इसको साफ करने के बाद। इसको मैं अब साफ कर रहा हूं। और अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर। तो कल मैंने आपको लास्ट जो बताया था, आपको लास्ट मैंने समझाया था कि हाउ टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। ओके, और उसके बाद हमने कहा था कि इसी से हम आगे कुछ और टॉपिक भी आज पढ़ेंगे। तो आप सबसे पहले तो उस एनर्जी का फॉर्मूला लिख लीजिए दोबारा से, जो मैंने आपको उस दिन बताया था कि किसी भी nth ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है, किसी भी nth ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है दैट इज माइनस 2 पाई स्क्वायर m e रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर इंटू में z स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू होती थी एनर्जी की जो हम किसी भी ऑर्बिट के लिए यूज करते थे। और हाइड्रोजन एटम के लिए हमने z को 1 पुट किया था, और अगर फर्स्ट ऑर्बिट की निकाल रहे थे हम एनर्जी तो वो अलग अलग आई थी, 13.6 आई थी या 1312 आ रही थी, समथिंग समथिंग वैल्यू हमारे पास आ रही थी। ठीक है, अब देखिए करना क्या हमें। अगर आपको ये पता करना हो, या मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको वहां एक फॉर्मूला बताया था कि जो वेव नंबर हमारा होता है दैट इज r और 1/n1 स्क्वायर और -1/n2 स्क्वायर, कुछ ऐसा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना। तो ऐसा ही फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला बोहर मॉडल ने हमें ड्राइव करके बताया। तो बोहर मॉडल की एक एप्लीकेशन थी कि इसने आपको रायबर्ग फॉर्मूला क्या है वो बताया, और रायबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू क्या हो सकती है, वो भी हमें इसने एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो वो कैसे किया वही करेंगे। देखिए हाइड्रोजन एटम के लिए कर रहे हैं क्योंकि स्पेक्ट्रा हाइड्रोजन एटम के लिए था, तो जेड की वैल्यू कितनी रहेगी हमारी 1 रहेगी। एन हमारा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ मैं जेड को 1 लेके चलूंगा। तो मान लीजिए कि जो पहला ऑर्बिट है हमारा उसको हम n1 मान लेते हैं। तो n1 में कितना होगा 2 पाई स्क्वायर माइनस लिखते हैं m e रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय n1 स्क्वायर और h स्क्वायर। क्लियर हो गया? ये भाई कई बच्चों को n और h सेम लग रहा होगा, बट एक्चुअल में ये h है भाई। मुझे बनाना, मैं बनाता ही h इस तरीके से हूं। ठीक है, थोड़ा सा इसको इग्नोर कीजिएगा इस बात को। इसी तरह से अगर हम en2 की बात करते हैं तो en2 हमारे पास होना चाहिए माइनस 2 पाई स्क्वायर m e रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय n2 स्क्वायर और h स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हम करते क्या थे, हम करते ये थे कि भाई अगर ये न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है, तो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़ के अगर किसी दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो उसको एनर्जी चाहिए होती है ना। तो वो जो एनर्जी का गैप था वो हमें ये बता सकता था रायबर्ग फॉर्मूला कि कौन सा ट्रांजिशन करेगा, उस ट्रांजिशन के लिए कितनी फ्रीक्वेंसी लगेगी, कितनी रेडिएशन वेवलेंथ लगेगी, क्या सब। तो वो यहीं से निकल रहा है। देखिए तो मान लीजिए ये n1 है हमारा, ये n1 है, और यहां से वो n2 में जाता है। n2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, n1 भी कुछ भी हो सकता है, पर मैं n1 को पहला मान रहा हूं और फिर कुछ भी हो सकता है। तो जो एनर्जी का डिफरेंस है वो कैसे आएगा, एनर्जी का डिफरेंस आपका आएगा दैट इज En2 माइनस En1, और वो इक्वल किसके आएगा, देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या निकल जाएगा, माइनस 2 पाई स्क्वायर m e रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय h स्क्वायर। ठीक है, और अंदर क्या बचेगा, यहां बचेगा 1 बाय n1 स्क्वायर, सॉरी 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय n1 स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इस माइनस को अंदर ले लेता हूं तो यहां से हमारे पास बनता है 2 पाई स्क्वायर, मैं यही कर देता हूं चेंज थोड़ा सा मेरा टाइम बचाने के लिए। ये माइनस को मैं अंदर ले गया, तो अंदर ले जाऊंगा तो अब यहां हो जाएगा 1 क्योंकि n1 प्लस का हो जाएगा और n2 जो आपका है वो माइनस का हो जाएगा। देखिए कुछ कुछ हम यहां पहुंच गए। ठीक है ना, अब ध्यान से देखिए एक बात और, जो प्लैंक इक्वेशन थी, प्लैंक इक्वेशन कहती थी कि जो E हमारा है, कोई भी जो एनर्जी है, कोई भी जो एनर्जी है वो h न्यू के इक्वल होती है। ठीक है, यहां पर एनर्जी कौन सी लग रही है, यहां पर एनर्जी है डिफरेंस की, दो ऑर्बिटल्स के बीच का एनर्जी का डिफरेंस।
तो वो रेडिएशन सी तो एब्जॉर्ब करेगी। इसका मतलब जो ये एनर्जी का डिफरेंस हमारे पास आया है वो इसके इक्वल होना चाहिए। ई क्या होती है? एनर्जी किसकी टर्म में? फ्रीक्वेंसी की टर्म में। और ये डिफरेंस भी क्या है? एनर्जी, मतलब कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो एनर्जी हमारी एच न्यू के इक्वल होनी चाहिए। जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, विजिबल रीजनिंग कर ली, माइक्रोवेव रीजनिंग कर ली, इंफ्रारेड की कर ली, किसी की कर ली, उस रेडिएशन की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी तो होगी। तो जितना डिफरेंस होगा उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। डिफरेंस ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, डिफरेंस कम तो फ्रीक्वेंसी कम। तो इसका मतलब मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ कि डेल्टा एच ई भी लिख सकता हूँ। डेल्टा मतलब चेंज, और ये भी क्या किसके इक्वल हमारा? डेल्टा ई के इक्वल, चेंज के इक्वल। इसका मतलब एच न्यू को मैं इसके इक्वल पुट कर सकता हूं। तो यहां क्या लिख सकते हैं हम? 2 पाई स्क्वेयर एम ई रेस टू पावर 4 डिवाइड बाय एच स्क्वेयर 1 बाय n1 स्क्वेयर और 1 बाय n2 स्क्वेयर। क्लियर हो गया? तो यहां से हम क्या निकाल सकते थे? देखिए भाई, वेव नंबर निकालना है एक तरीके से हमें। अगर हमें वेव नंबर निकालना है तो हम और क्या कर सकते हैं? पहले तो इसको साफ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एच सी बाय लैम्डा होता था म्यू, ये होता था। तो और 1 बाय लैम्डा क्या होता था हमारे पास? म्यू बार। तो यहां से कितना हो गया? यहां से हो गया एच सी बाय न्यू बार, यही होगा। म्यू होता था सी बाय लैम्डा, तो सी बाय लैम्डा 1 बाय लैम्डा होता म्यू बार। तो म्यू बार इतना आ गया, दैट इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एम ई रेस टू पावर 4 डिवाइड बाय एच स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। ठीक है, ये हम किसके लिए कर रहे हैं? हाइड्रोजन एटम के लिए। तो यहां से म्यू बार कितना आ गया? म्यू बार हमारे पास आ गया 2 पाई स्क्वायर एम ई रेस टू पावर 4 डिवाइड बाय एच स्क्वायर। एच से भी नीचे आ जाएगा तो एच से ये हो गया, तो एच क्यूब हो गया। ठीक है, और 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। तो जो ये पूरी क्वांटिटी है ये किसकी हो गई? आर एच के, दैट इज रायबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, और 1 बाय n1 स्क्वायर 1 बाय n2 स्क्वायर। ठीक है, तो आर एच की वैल्यू किसकी है हमारे पास? 2 पाई स्क्वायर एम ई रेस टू पावर 4 डिवाइड बाय एच क्यूब और सी। ठीक है, समझ में आ गई बात? एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी निकाल सकते हो। देखिए यहां से एनर्जी निकाल सकते हैं, है ना। एनर्जी क्या है हमारी? इसके इक्वल है, तो एच से डिवाइड कर दो, और नहीं एच से मल्टीप्लाई कर दीजिए और सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगी? वापस से एनर्जी मिल जाएगी। तो एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी निकाल सकते हो, किसी भी ऑर्बिट। डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस, तो डिफरेंस का फॉर्मूला ये बनता है। तो ये आपको बताया था बोहर मॉडल ने। तो ये एक टॉपिक था आपका, आई थिंक आपको ये समझ में अच्छे से अब आ गया होगा। चलिए जी, अब एक टॉपिक और करते हैं इसी के अंदर। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है भाई, नेक्स्ट आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आपसे पूछते हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर, बच्चे उसमें कंफ्यूज जाते हैं कैसे कैलकुलेट करें उसे। टॉपिक है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां से बहुत क्वेश्चन आपको मिलेंगे भाई देखने को न्यूमेरिकल्स में कि हाउ टू कैलकुलेट द आयनाइजेशन एनर्जी। उसको समझ लेते हैं। देखिए हम कर रहे हैं भाई हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक है, हम किसके लिए कर रहे हैं? हम हाइड्रोजन एटम के लिए कर रहे हैं। जो भी फॉर्मूला आया था भाई आपको, हमने Z1 लिया था। अगर आप हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज ले रहे हो तो RH इंटू में आपको Z स्क्वायर करना पड़ेगा। 1 बाय n1 स्क्वायर होगा और 1 बाय n2 स्क्वायर होगा। मेरे केस में क्योंकि हाइड्रोजन 1 था तो इसलिए मैंने यहाँ 1 रखा था। 1 नहीं होगा तो यहाँ पर आपको Z स्क्वायर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अब इस टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए मान लीजिए ये हाइड्रोजन एटम, मैं हाइड्रोजन एक्सप्लेन करता हूँ। ये हाइड्रोजन एटम है, इसका न्यूक्लियस है और ये उसका पहला ऑर्बिट है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, आयनाइजेशन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल एटम से बाहर कर देना। इलेक्ट्रॉन को मतलब बाहर कर देना, मतलब ऐसे किसी शेल में भेज देना जो बहुत दूर है, बहुत दूर है। ठीक है, तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ है और उसको बिल्कुल एटम से बाहर करना। ये उसके एटम की बाउंड्री है भाई, मान लेते हैं कि उसके एटम की बाउंड्री है। ठीक है, इसको इस बाउंड्री से बिल्कुल बाहर करना है। तो किसी इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, नॉर्मल सी बात है भाई। अगर मान लें कि यहाँ कोई शेल है एटम से बाहर, हमें इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ इस शेल में भेजना है जो एटम से बाहर है तो कोई शेल ही, तो इस शेल की एनर्जी तो इससे तो ज्यादा होगी। बताया था मैंने कंसेप्ट आपको कि जितना दूर हम जाएंगे उतना एनर्जी लेवल बढ़ता जाता है। तो इसका मतलब कि हमें ये इतनी सारी एनर्जीज को देनी पड़ेगी ताकि वो जो इलेक्ट्रॉन आपका है वो एटम से बाहर निकल जाए। और उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं? उसकी आयनाइजेशन एनर्जी। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल जाएगा तो वो H पॉजिटिव बना लेगा, एक आयन बन गया ना। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं? उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी बोल रहे हैं। तो वो कितनी एनर्जी हमें चाहिएगी वही हमें एक्सप्लेन करनी है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम टू द इंफिनिटी शेल या इंफिनिटी ऑर्बिट। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं।
बहुत आसान सा टॉपिक है। देखिए इन्फिनिटी शेल है तो हम ई इन्फिनिटी मान लेते हैं, ठीक है। तो वैल्यू फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला क्या होता था हमारा एनर्जी का, क्या होता था भाई, ये होता था 1312 इंटू में जेड स्क्वायर, जेड कितना है 1 डिवाइड बाय एन स्क्वायर, ये किलो जूल में होती थी वैल्यू हमारी। तो एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारी, इन्फिनिटी। तो किसी के नंबर का इन्फिनिटी क्या होता है, यानी इन्फिनिटी कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी पुट कर दी हमने, इन्फिनिटी, n2 कर लेते ना कि n2 था हमारा, तो n2 कितना है हमारा, इन्फिनिटी है, ठीक है, ये इन्फिनिटी है हमारा। और n1 कितना है, n1 तो 1 है, यानी E1, ठीक है। तो E1 कितना होगा यहाँ से -1312 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर हाइड्रोजन एटम के लिए। तो डिफरेंस निकालना है हमें, तो भाई कितनी एनर्जी देनी है, मतलब कितना, इसके पास कुछ एनर्जी तो है, ये रही, इसको कितनी एनर्जी और दूं कि वो यहां आ जाए, मतलब वो एनर्जी का डिफरेंस पता करना है। इट मींस कि E इन्फिनिटी माइनस E1 पता करना है, और ये इक्वल किसके आएगी हमारी वैल्यू, सॉल्व कर देता हूं भाई मैं, ये वैल्यू हमारी इक्वल आएगी आयनाइजेशन एनर्जी के, इसी को आएगी ना। तो ध्यान से देखिए ई इन्फिनिटी कितना है, ई इन्फिनिटी 0, तो 0 हो गया, ये माइनस, ठीक है। और E1 कितना है 1312 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर, तो 1 ही रहेगा। तो यहां से आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं कि माइनस ऑफ, ये E1 है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ऐसे 1312 आ गई, सिर्फ हाइड्रोजन के लिए बात कर रहा हूं। या फिर ऐसे लिख लो कि माइनस ऑफ E1 आ गई, E1 तो कुछ नेगेटिव ही होगी, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया आयनाइजेशन एनर्जी निकालने का, किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर हाइड्रोजन जैसा एटम होता, जैसे मान लीजिए हीलियम पॉजिटिव होता, हीलियम पॉजिटिव, तो यहां पर साथ में क्या करना पड़ता, जेड स्क्वायर, ये तो 0 ही बनता फिर भी, तो यहां तो कोई जरूरत नहीं है हमें, यहां भी कितना होता जेड स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी है, हाइड्रोजन एटम की, तो इनटू में जेड स्क्वायर, यानी इनटू में यहां भी जेड स्क्वायर, तो यहां भी कितना बन जाता है इनटू में जेड स्क्वायर। तो जो आयनेशन एंथैल्पी है आपकी हाइड्रोजन एटम की, उसको जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज की आयनेशन एंथैल्पी आ जाएगी, ठीक है। तो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज की आयनेशन एंथैल्पी कितनी आएगी, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज की एंथैल्पी आपकी आएगी, आयनेशन एंथैल्पी कितनी आएगी आपकी, माइनस ऑफ आयनेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एटम, एच एटम, इनटू में जेड स्क्वायर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो यहां से आप निकाल सकते हो किसी भी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज की वैल्यू। अब ध्यान से देखिए भाई, एच के हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमें हीलियम पॉजिटिव में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसमें से पहले निकल चुका है, एक इलेक्ट्रॉन उसमें से पहले निकल चुका है, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज कब बना है, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद बना है, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद बना है। तो हमें सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक तो हम निकाल चुके हैं, तो जो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं दूसरी बार एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हीलियम वाले केस में वो कौन सी एनर्जी कहलाएगी, इन केस ऑफ हीलियम वो कहलाएगी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो हीलियम की जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो इतनी आएगी। इसी तरह अगर हम लिथियम 2 पॉजिटिव की बात करें, लिथियम 2 पॉजिटिव के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इससे पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तभी वो हाइड्रोजन जैसा बना है। मतलब इस केस में जो एनर्जी नहीं है वो कौन सी होगी, उसकी थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी होगी, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। तो इसका मतलब इस केस में एनर्जी कितनी आएगी, इस केस में एनर्जी कितनी आएगी, जो इसके आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी किसकी, हाइड्रोजन एटम के साथ मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गया कि आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको कैसे निकाल, 1312 को जरूरी नहीं है भाई, 13.6 भी हो सकते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोला हुआ है तो आप 13.6 भी ले सकते हो वैल्यू को, ठीक है। वो डिपेंड करता है किस यूनिट में आपको बोला हुआ है, और वो डिफरेंट वैल्यू मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाई थी, ठीक है। तो ये एक टॉपिक हो गया आपका आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए जी, अब एक नया टॉपिक, एक कुछ फॉर्मूले और बताता हूं आपको मैं। यहां तक के फॉर्मूले जो आपके आते हैं वो आपके आते हैं बेसिकली स्कूल एग्जाम्स के अंदर तक, लेकिन 2-3 फॉर्मूले ऐसे हैं जो कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर भी आपसे पूछ लेते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी, तो वो आपको भी याद होने चाहिए, आना चाहिए वहां से न्यूमेरिक फॉर्मूला आपका। इसी में एक फॉर्मूला आपका है फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फॉर्मूला देख लीजिएगा भाई क्या है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी हम निकालते हैं कैसे, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूं भाई सीधा, पे उसके बाद मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय सर्कमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट, सर्कमफ्रेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन देखिए
ये हमारा पाथ है, तो इस पाथ का सरकमफ्रेंस कितना होगा 2 पाई आर। अगर यहां से आते की रेडियस आर है तो सरकमफ्रेंस कितना हो गया 2 पाई आर, और इस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, तो वेलोसिटी और रेशियो क्या बताएगा आपको, उसकी फ्रीक्वेंसी बताएगा। तो इसका जो आपका डायरेक्ट डेरिवेशन के बाद फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला आपका आता है भाई जेड स्क्वायर, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं भाई, बाय में एन क्यूब इंटू में 6.66 इंटू 10⁻⁻15 पर सेकेंड, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी यूनिट क्या होती है, पर सेकेंड होती है। तो इस फॉर्मूले से आप जो है क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, 15 आ गई, -15 नहीं, सॉरी, ठीक है। तो ये आपकी क्या आ गई, इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी आ गई किसी भी ऑर्बिट में। इसी तरह से आप एक चीज और निकाल सकते हो, टाइम पीरियड। पढ़े थे ना टॉपिक ये टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का बिल्कुल उल्टा होता है। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो तो आप टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो। तो टाइम पीरियड क्या होता है, 1/फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को नोट करते हैं भाई म्यू, म्यू से नोट कर देते हैं, म्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन करें क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं, तो म्यू इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं, तो यहाँ म्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब एन क्यूब बाय में जेड स्क्वायर, और 1/6.66 इंटू में 10⁻15, और इसको जब सोल्व करते हैं तो वैल्यू हमारे पास बनती है वो 1.5 इंटू 10⁻⁻16 सेकेंड। तो ये आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन गया भाई। तो आपसे कई बार टाइम पीरियड भी पूछ लेते हैं कि टाइम पीरियड आपका कितना होता है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। इसके अलावा एक दो फॉर्मूले और हैं आपके छोटे छोटे, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट एक को ड्रॉ चाहता हूं आपको मैं, कि करंट कितना प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कहां लिखें, यहां लिख देते हैं, करंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। करंट कैसे निकालते हैं किसी इलेक्ट्रॉन का, करंट निकालने का आपका जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है कि जो वेलोसिटी है वो, और इनटू में चार्ज कितना है वो, उससे आप करंट निकाल सकते हो। जब वेलोसिटी की वैल्यू पुट करोगे और चार्ज उसके साथ में लोगे आप, तो वहां से आप क्या निकाल सकते हो, वहां से आप करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला निकाल सकते हो, और जो वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट कर दीजिएगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, वहां से, सॉरी फ्रीक्वेंसी है ये आपकी, तो फ्रीक्वेंसी पुट कीजिए, उसमें साथ में चार्ज मल्टीप्लाई कीजिए आपकी, तो वहां से क्या मिल जाएगा आपको, करंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो ये कुछ फॉर्मूले थे आपके जो आपको यूज करने होते हैं टू कैलकुलेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम्स या स्पीसीज, ओके। तो इसको साफ करते हैं, और अब बोहर मॉडल का एक लास्ट टॉपिक बताता हूँ आपको, लिमिटेशंस। 4-5 लिमिटेशंस थी जो कि बोहर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया टॉपिक्स को, और फिर हम आगे उन लिमिटेशंस को दूर करने की कोशिश करेंगे आगे वाले टॉपिक्स में, ठीक है। तो इसको साफ करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है आज का लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम। देखिए भाई, एक लिमिटेशन तो इसकी मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में बता चुका हूं आपको, जब मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था बोहर मॉडल का, तभी मैं आपको एक लिमिटेशन तो इसकी बता चुका हूं। और वो लिमिटेशन क्या थी कि ये मॉडल जो था वो सिर्फ हाइड्रोजन एटम पर ही अच्छे से अप्लाई हो पा रहा था, या हाइड्रोजन जैसी स्पीशीज पर ही अच्छे से अप्लाई हो पा रहा था। अगर ऐसा कोई एटम या ऐसी कोई स्पीशीज थी जिसके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे, तो ये उस एटम पर या उस स्पीशीज पर एप्लीकेबल उसके फॉर्मूले नहीं हो पा रहे थे, उसके पोस्टुलेट एप्लीकेबल नहीं हो पाए, ठीक है। तो पहली लिमिटेशन तो इसकी यही है कि इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा तो राइबर्ग फॉर्मूले से आ गया था, वो फॉर्मूले से ड्राइव करके दिखा दिया था हमें, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन का जो स्पेक्ट्रा आ रहा था उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोहर मॉडल के पास कोई रीजन या कोई पोस्टुलेट नहीं था। तो यही इसका सबसे पहला पॉइंट था कि वो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर अप्लाई नहीं हो पाया, और जब अप्लाई ही नहीं हो सकता तो वो स्पेक्ट्रा को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, ठीक है। अच्छा जी, और क्या इसने नहीं बताया, इसने देखिए आगे जाके हमने डिस्कवर किया मॉडल, देखिए हमारी जितनी भी चीजें आसपास है वो 3D में है। 3D में है तो मतलब एटम की जो शेप होगी वो भी किसमें होगी,
एटम का स्ट्रक्चर होगा किसमें होगा 3D में होगा, लेकिन ये तो एटम का एक 2D स्ट्रक्चर लेके चल रहा है क्योंकि ऑर्बिटल जो है वो सर्कुलर मान रहा है और सर्कल इज ए 2D शेप, ठीक है। तो अगर 2D शेप है तो नॉर्मल सी बात है सब चीजें 2D में होनी चाहिए थी, बट एटम्स तो हमारे किसमें होते हैं 3D में होते हैं, तो 3D मॉडल जो था वो ये नहीं था, तो इट डज नॉट एक्सप्लेन द 3D मॉडल ऑफ एटम, इट डज नॉट एक्सप्लेन द 3D मॉडल ऑफ एटम, ये एटम के 3D मॉडल को एक्सप्लेन जो है वो नहीं कर पाया, ठीक है। इसके अलावा इसने मॉलिक्यूल की शेप्स के बारे में कुछ नहीं बताया कि मॉलिक्यूल की शेप कैसी होगी कैसी नहीं होगी, क्यों ऐसी होगी क्यों ऐसी नहीं होगी, तो इट डज नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। इसके अलावा एक लिमिटेशन और थी इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। देखिए होता क्या था कि जब हम किसी एटम को मैग्नेटिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे थे, किसी भी एटम को हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे थे और उसके बाद अगर उसका स्पेक्ट्रा हम चेक कर रहे थे, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा मान लीजिए इस तरीके से आ रही थी, लाइंस इस तरीके से लाइन आ रही थी ना, मान लीजिए लाइंस आ रही थी अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। जब इसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो ये जो लाइंस थी हमारी, ये सारी लाइंस डबल हो गई, हर एक लाइन क्या हो गई दूसरे की डबल हो गई, डबलेट में आ गई, इस तरह स्प्लिट हो गई डबलेट में। तो ऐसा क्यों हुआ, उसको बोहर मॉडल जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि भाई ऐसा क्यों होता है कि जब किसी एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उससे वो लाइन जो है वो स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट होना क्या होता है, जीमैन इफेक्ट होता है भाई, इसको बोलते हैं जीमैन इफेक्ट, ये बाद में स्टडी किया गया था, क्या बोलते हैं जीमैन इफेक्ट। तो बोहर मॉडल आपका जीमैन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड में लाइंस का स्प्लिट हो जाना। और इसी तरह अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिट होती थी तो उसको बोलते थे स्टार्क इफेक्ट। टोनी स्टार्क नाम सुना है, टोनी स्टार्क, अवेंजर्स मूवी में आता था टोनी स्टार्क, वो भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ काम करता था, तो इलेक्ट्रिसिटी से याद करना तो ऐसा याद कर सकते हो कि स्टार्क इफेक्ट। तो स्टार्क इफेक्ट में भी क्या होती है, लाइंस ऐसे स्प्लिट हो जाती हैं, और जीमैन इफेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे स्प्लिट हो जाती हैं। तो उसको भी जो था आपका ये बोहर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो मैं वही आपको बता रहा हूं कि डज नॉट एक्सप्लेन द जीमैन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट, और वो क्या होते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। एक लास्ट लिमिटेशन थी इसकी, आई थिंक तो लास्ट ही होगी या एक दौर निकल के आ जाती है तो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। और लास्ट लिमिटेशन क्या थी आपकी, वो ये थी भाई, आगे जाके हमने दो कंसेप्ट पढ़ने हैं, या हम सीधी सी अगर बात कहें तो हम ये कह सकते हैं कि दो कंसेप्ट हम पढ़ेंगे जो हमें मैटर के बारे में कुछ बिल्कुल ही नई चीज बताएंगे जो अभी तक आपने सोची भी नहीं होगी, क्योंकि अभी 10th करके आए आपको नहीं पता होगा, या स्कूल में अगर आपने सर टीचर से पढ़ा दिया हो तो अलग बात है, बट अभी तक आपने सोची भी नहीं होगी कि ऐसा कुछ भी हो सकता था। तो बोहर जो है दो इफेक्ट थे हमारे, दो टॉपिक थे हमारे, दो आगे कंसेप्ट थे। एक था डी ब्रोगली कंसेप्ट, ये नाम था भाई डी ब्रोगली कंसेप्ट, तो एक तो इस कंसेप्ट को, और दूसरा हाइजेनबर्ग कंसेप्ट था आपका, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बोहर मॉडल के बाद ये दोनों होंगे भाई, तो इसलिए कोई ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है आपको, क्या होते हैं सर ये बोहर मॉडल के जस्ट नेक्स्ट हम यही करेंगे। तो वो आपको डी ब्रोगली कंसेप्ट के बारे में और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में एक्सप्लेन जो है वो नहीं कर सकता था। ये दोनों जो कंसेप्ट है बिल्कुल नए कंसेप्ट थे, इन्हीं कंसेप्ट ने सारे की सारी केमिस्ट्री को बदल के रख दिया, एटम के स्ट्रक्चर को बदल के रख दिया, उसकी समझने की सोच को बदल के रख दिया, जितने भी बाकी लिमिटेशंस थी सबको दूर करने में इन दो कंसेप्ट ने बहुत ज्यादा हेल्प की है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके नेचर के, तो ये हमें पढ़ने हैं आगे जाके। तो यही कुछ लिमिटेशंस थी आपकी बोहर मॉडल की, जो बोहर मॉडल एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर सकता था। तो ये हमारा बोहर मॉडल का टॉपिक कंप्लीट हो गया अच्छे से। आई थिंक आपको बोहर मॉडल से कोई लिमिटेशन कोई डाउट नहीं रहा होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, उसमें हम पढ़ेंगे डी ब्रोगली कंसेप्ट के बारे में और हाइजेनबर्ग के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आसान से हैं, और फिर हमारा चैप्टर ज्यादा रहेगा नहीं, उसके बाद बिल्कुल थोड़ा चैप्टर रह जाएगा हमारा। तो अच्छी बात है, आपके बाद हम चैप्टर को जल्दी खत्म कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए कैमवेदा के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।